अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, स्पिचफायर के तमाम नाजरीन और व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी अरसे के बाद वीडियो लेक्चर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ और ये खर्चे किए गए बोर्ड पे देखें। ये हमने बोर्ड लिया है माशाल्लाह आपकी मोहब्बतों आपके प्यार की वजह से और आपकी बेहतरी के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर नंबर 12 में से हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इसको आप एक दफ़ा देख लें। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दो चीज़ें आज हमने फोकस करनी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर आपने जो एक्सरसाइजेज हैं उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज वगैरह तो अपलोड किए हुए हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन बन के आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो वो वाले क्वेश्चन अगर आप काइंडली हमें करा दें, हमें वो कंसेप्ट समझा दें, वो टॉपिक्स हमें क्लियर करा दें ताकि हम खुद से लिख सकें। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, अगर आपकी यही मंशा है, यही मर्जी है तो हम ये भी कर लेते हैं क्योंकि स्पेसिफायर जो वो आप ही के लिए है। चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें दो मेन चीज़ें एड्रेस की जाएंगी आज, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सारे का सारा जो लाइट से रिलेटेड है कि लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है मिरर्स के साथ, लेंसेज के साथ, लाइट का क्या बिहेवियर होता है, उसमें हमने डिस्पर्शन डिस्कस करनी है, डेविएशन डिस्कस करनी है, लाइट कैसे डेविएट करती है अपने पास से और क्यों करती है। ठीक है, बेंड होती है, जिनकी रिफ्रैक्शन होती है किस वजह से होती है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी चैप्टर नंबर 12 के अंदर। लेकिन अभी आपके साथ जो मैंने डिस्कस करना वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें पर्टिकुलरली तो इसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद है स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर भी आपको कोई रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो लाइट्स की रिफ्लेक्शन है तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन को ही हम आज पढ़ने वाले हैं। उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और सेकंड लॉ जो है आपके पास के एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स के जो मिरर्स हैं वो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे नेक्स्ट है मिरर्स इक्वेशन। मिरर इक्वेशन की मदद से हम मिरर्स को यूज़ करते हुए इमेज की लोकेशन को ट्रेस आउट करेंगे, इमेज की लोकेशन को बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए मिरर के सामने, वो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, ये सारे मिरर्स की टाइप्स को भी डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, उसमें आपको रे डायग्राम सिखाया जाएगी, लिखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम। तो रे डायग्राम की मदद से आप किसी भी जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए उसकी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इमेज की, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो रे डायग्राम वाला है वो याद मिरर के हवाले से या लेंसेज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन यू शो बाय रे डायग्राम द लोकेशन ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F2F, बिटवीन F एंड 2F, बियॉन्ड 2F। डिफरेंट लोकेशन उसकी हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की, इमेज की लोकेशन जो आप रे डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में भी ज़रा आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले पढ़ने होंगे। उसके बाद स्फेरिकल लेंसेज देखने होंगे, वही कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। उसके बाद लेंस इक्वेशन, जैसे मिरर इक्वेशन है वैसे ही लेंस इक्वेशन भी है। और उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम के लेंसेज में भी ज़रा इमेज फॉर्मेशन होती है। इवन के लाइक मैं ये जो ग्लासेज यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता है कि कनकेव लेंस इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो एजेड लोग, बूढ़े लोग यूज़ करते हैं वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। उसमें भी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर के एंड पे आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के, विजन के डिफेक्ट्स क्या है, मतलब नज़र के जो मसाइल होते हैं वो क्या है, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, कि ये कौन से डिस्टेंट विजन भी उसे कहते हैं कि वो कौन से मसाइल हैं, किस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, किस वजह से आपके ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन आते हैं और इसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, इसको रिकवर कैसे किया जाता है, इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस होने वाला है। आप लोग चूँकि अभी एग्ज़ाम के आसपास हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस टाइम पे तो ये उम्मीद की जाती है कि स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक अबाउट 80% अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर चुके होंगे, अपने चैप्टर्स के, अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को इस चैप्टर के हवाले से कोई क्वेश्चन अनएड्रेस्ड रह जाए, मतलब कि मैं समझाऊंगा लेकिन उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन अनएड्रेस्ड रह जाए जो आपको उस तरीके से क्लियर ना हो यहाँ पे या वैसे ही, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बात स्पिचफायर के ख़ास है, मेरे ख्याल में ये जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं या सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया कमेंट्स में देर सवेर लेकिन उसका आंसर किया गया, स्टूडेंट्स को उस चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन दिया गया। तो आप लोग भी जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके भी तमाम मसाइल को हल किया जा सके और तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उसको एड्रेस किया जा सके। बात करते हैं सबसे पहले हम
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास दो हैं, ठीक है, और बहुत आसान से, सीधी सी प्लेन सी बातें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी एक बात कर लेते हैं, एक मिरर है आपके पास, ठीक है, ये मिरर ऊपर को मुड़ा हुआ है, फर्श के ऊपर रखा हुआ है, ये इसकी रफ साइड होती है, इसको हम शो कर देंगे, ये रफ साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं है, और ये जो ऊपर वाली फ्लैट सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे, लेज़र लाइट आप इसके ऊपर थ्रो करेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये इसके साथ टकराएगी, टकरा के इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि जो लाइट रे रिफ्लेक्शन से पहले, टकराने से पहले पहले ये वाली जो लाइट रे, इसको आप क्या कहते हो, इंसिडेंट रे। क्या कहते हो, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो लाइट टकरा के मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे काम करते हैं आप कि जिस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है, ये वाला पॉइंट, इसको आपने नाम देना होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मुराद के जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जहां पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जो मिरर के परपेंडिकुलर है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो उसको आप नॉर्मल कहेंगे। ये डॉटेड लाइन से नॉर्मली शो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में लाइन होती तो नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि लाइट कैसे बेंड हो रही है या एंगल क्या है उसके, जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन इसको नॉर्मल कहते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये देखना है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाला, चूंकि ये इंसिडेंट रे है तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लिखते हैं थीटा आई, ठीक है, इस साइन को भी हटा देते हैं। थीटा आई, थीटा मतलब एंगल और आई मतलब इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको थीटा आर, थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलें जी, अब लॉज को डिफाइन कर लेते हैं। जब ये सादा सी चीज़ें आपको पता चल चुकी तो अब लॉज को डिफाइन करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे मतलब ये वाली रे, द रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाली रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला पॉइंट जहाँ पे वो इंसिडेंट हो रही है, एंड नॉर्मल, चार चीज़ें गिनवा रहा है वो, कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। दीज फोर थिंग्स लाई इन द सेम प्लान। जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लान में, एक ही सरफेस में आपको मिलेंगी, एक ही जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि लाइक इंसिडेंट रे है, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में इंसिडेंस हो रही है, टकरा रही है, और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल टू द सरफेस आल लाई इन द सेम प्लान। ये एक ही प्लान के ऊपर, एक ही सरफेस के ऊपर आपको मिलेंगे। आसान सी बात, ठीक है। ये लिखा हुआ है बुक में, मैं लिखना चाहूँ तो लिख लूँ, लेकिन आपने चूंकि पढ़ा हुआ है, सिर्फ समझना मकसद है। और वैसे भी जो मेन हमारा जो आज के आई मीन के कंसर्न है वो आपके पास ये मिरर्स इक्वेशन, लेंसेज इक्वेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला लॉ हो गया, ठीक है। चले हम लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द इंसिडेंट रे the reflected ray, the point of incidence and normal all lie in the same plane. ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को समझ के ही आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ आने वाली हैं। सो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आप याद कीजिएगा, इसको समझिएगा। सेकंड लॉ, और ये तो बहुत आसान है। सेकंड लॉ में क्या कह रहे हैं आपसे कि यहाँ पे देखें, ये जो क्या है, डॉटेड लाइन, नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये वाली रे जो आ रही है इधर को एरो से शो हो रहा है कि ये रे इंसिडेंट है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है, इसको आप क्या कहेंगे, ऊंचा बोले ना जी,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ये नॉर्मल की और ये रिफ्लेक्टेड रे की, और इसके बीच वाला ये जो एंगल है ये क्या होगा? वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर लेट से कि फॉर एग्जांपल आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हो, मतलब ये जो रे थी यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से आ रही होती गई यहाँ से, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता, इसको आप हटा दें, ये सारा का सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता, ठीक है। ये अब एंगल ऑफ इंसिडेंस चूंकि ज़्यादा है तो वो कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी लिहाज से बढ़ेगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट इस पाथ पे नहीं होगी बल्कि कहीं इस पाथ पे हो जाएगी, और यूँ आपके पास एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, मतलब सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो बहुत आसान से तरीके से ये लिख सकते हैं सेकंड लॉ में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। और मैथमेटिकली ज़ाहिर है थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही बातें आपने समझनी होती हैं, यही बातें आपने लिखनी होती हैं, और ये बातें आपने याद भी रखनी होती हैं, क्योंकि आगे वाले चैप्टर, आगे वाले टॉपिक्स में हम इनको यूज़ कर रहे होंगे, किसी न किसी जगह पे हम इनका लिंक दे रहे होंगे। उस वक्त आपने सर पकड़ कर नहीं बैठ जाना कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें आपने लेके चलनी है। आसान सी हैं, बट यह कि इसी तरीके से जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आप साथ लेके चलेंगे तो आगे आपके लिए आसानी होने वाली, नहीं तो बड़े रोले हैं भाई। क्योंकि यहाँ पे ना ये स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे मुश्किल फ़ेज़ होता है वो एग्ज़ाम्स का फेज़ होता है। उस टाइम पे स्टूडेंट्स जो होते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं हद से हद तक, है कि नहीं ऐसा? सीधी बात भी बुरी लगने लगती है, पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का दिल नहीं चाहता, कोई और काम करें तो पढ़ने का ख्याल आता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा ही होता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप कंसेप्ट्स के साथ चलें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ होने वाली हैं। अच्छा, ये कुछ काफ़ी कुछ बोर्ड गंदा हो चुका है, इसको हम आहिस्ता से इरेज करते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि ये वाला टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आपका क्लियर हो चुका हुआ है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, क्योंकि जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो मिरर्स का यूज़ होगा, क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और लेंसेज जो हम पढ़ने वाले वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मिरर्स और लेंस में मेन डिफरेंस क्या है, बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। और स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ऐसे मिरर्स होते हैं जो स्ट्रेट नहीं होते, जो प्लेन नहीं होते, जो घर में अपने मिरर रखा हुआ है ना खूबसूरत सा प्यारा, जिसमें चेहरा देखते हो रोज़ आप सुबह उठ के, कभी कभार डर भी जाते होगे अपना चेहरा देख के। अच्छा, तो बहरहाल यह है कि वो वाले तो प्लेन मिरर्स होते हैं। अभी हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स में दो मिरर्स आते हैं। कौन से? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। मतलब ये है कि जो स्फेरिकल नहीं होते, जो कर्व्ड होते हैं, उन कर्व्ड मिरर को आप स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, क्योंकि वो स्फीयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, वो इनसाइड कर्व्ड है कि आउटसाइड कर्व्ड है, वो डिपेंड करता है कि इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसको आप कनकेव मिरर कह दोगे, आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो उसको आप कन्वेक्स कह दोगे। लेकिन दोनों मिरर्स जो वो स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो प्लेन नहीं होते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मिरर्स की बात करें तो दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे कि कौन सा मिरर कौन से वाला है? आई मीन के इनर कर्व्ड सरफेस वाले को क्या कहते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस वाले को। तो आप खाना तो खाते ही हो ना, चावल भी खाते होंगे, ठीक है ना। वो जो स्पून होती है आपके पास, वो अगर जिस साइड से आप सीधी रखते हो, ठीक है, इनवर्ड कर्व्ड होती है, ठीक है। और उसी की अगर बैक साइड पे देखो तो वो लाइक आउटवर्ड कर्व्ड होती है। कभी आप उसको देखिएगा कि जो इनसाइड कर्व्ड सरफेस है उसकी, उसमें जब आप अपने आप को देखोगे तो आपको अपना इमेज उल्टा नजर आएगा, सर नीचे टांगे ऊपर, ठीक है। और अगर आउटर कर्व्ड सरफेस में देखोगे खुद को तो उसमें आपको अपना इमेज ऐसे सीधा ही नजर आएगा, ठीक है ना, इरेक्ट ही नजर आएगा, लेकिन छोटा नजर आएगा, ठीक है।
अब इसमें से याद रखिएगा कि जो इनर कर्व सरफेस है जिसमें आपको उल्टा इमेज नज़र आता है वो आपके पास होगा कनकेव मिरर, और जिसमें सीधा इमेज नज़र आता है लेकिन छोटा सा ऐसे नज़र आता है इमेज, वो आपके पास कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे बनाते हैं कि कन्वेक्स मिरर यूँ करके, और साथ ये साइड हम मैंने आपको पहले बता दी जब हम लगाते हैं मिरर ये रफ साइड है, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, और दूसरी जो स्मूथ सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जैसे स्पून की कर्व सरफेस आउटवर्ड है वैसे ही है, तो ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और अगर कनकेव मिरर की बात करूँ तो इसी तरीके से बनाएंगे हम, लेकिन यूँ ये इनवर्ट कर्व होगा, इसकी आउटर सरफेस जो ये रफ होगी, ठीक है, और जो इनर कर्व सरफेस है वो स्मूथ होगी यानी कि रिफ्लेक्टिंग होगी। ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया, ये इसका डायग्राम ये कह लो या इसकी फिगर कह लें। ठीक है ना, इसका, और यहाँ पे कनकेव है और ये इसकी फिगर है या लाइक इसकी शेप है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि इनके अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, इमेज जब बनता है ना आपके पास, हाँ वो कोई भी है, लेंसेज हैं या कि मिरर्स हैं, दो तरह के इमेज आपको मिलते हैं। कौन कौन से? इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। नहीं समझिए सर क्या मतलब है इसका। एक और बात करते हैं, सीधा इमेज और उल्टा इमेज। हाँ ये कुछ आसान है। ठीक है, सीधा इमेज याद रखिएगा कि जब भी होगा इरेक्ट इमेज होगा वो आपके पास वर्चुअल इमेज होगा। कौन सा होगा? वर्चुअल इमेज। और उल्टा इमेज जब भी आपके पास होगा वो क्या होगा? रियल इमेज। अब आपके पास कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है, कौन सा मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, वो डिपेंड करता है कई चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो हम यहाँ मिसाल लिख देते हैं, याद रखिएगा ये बातें। ठीक है, कन्वेक्स मिरर आपके पास हमेशा क्या करेगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। और फिर ये याद रखिएगा जब भी इमेज वर्चुअल होगा वो क्या होगा? इरेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा अब इसकी जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स मिरर की वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। एफ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यही चीज़ें तीनों हम देखते हैं कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कनकेव मिरर में जो इमेज होता है वो रियल भी होता है, वर्चुअल भी होता है। सर जब रियल भी होता है वर्चुअल भी होता है तो क्या फ़र्क होता है? फ़र्क इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट को आप पीछे प्लेस करेंगे तो वो रियल इमेज बनाएगा, आगे होगा तो वो वर्चुअल बनाएगा। यह बातें हम इसी रे डायग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बात अभी तक आप याद रखें कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, और कनकेव मिरर जो है ये रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। इसके लिए एक कंडीशन है, वो क्या है, वो हम आप डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद सेकंड है इमेज। अब जाहिर है कि हमने कहा वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, अपसाइड डाउन होता है, उल्टा होता है। तो जब ये कनकेव मिरर आपके पास रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, तो इट मीन्स कि ये इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है और इरेक्ट इमेज भी बना सकता है। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, रियल इमेज होगा तो वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और अगर आपके पास वर्चुअल इमेज होगा तो ऑब्वियसली इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ये भी हमने लिख दिया। और थर्ड बात फोकल लेंथ की करें तो फोकल लेंथ जो होती है कनकेव मिरर की वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एफ इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है और ऑब्जर्व भी करनी है। ये नहीं कि मेरे कहने पे आपने मान लिया, ईमान कामिल आपका हो गया इस बात पे कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया और मान लिया, ऐसे नहीं। आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रे डायग्राम बना के देखना है। ये सारी चीज़ें आप खुद इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे, इस चीज़ को आप देख पाएंगे, और फिर आपने इस बात पे कामिल ईमान ले आना है कि वाकई जो सर ने कहा था वो ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो क्यों है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो क्यों है। बड़ी आसान सी चीज़ है कि आपके पास अगर एक कनकेव मिरर है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अब चूंकि आप सेशन के एंड पे इस टाइम पे, तो मेरे ख्याल में ये बातें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है या लाइक ये जिस टाइम पे देख रहा है वो सेशन का स्टार्ट भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है इसको आप क्या कहते हो? पोल।
ये बेसिकली आपको मिरर साइड से नजर, अगर आप सीधा करके देखो तो ये स्फेरिकल लाइक ये सर्कुलर शेप का होता है, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है ये इसका पोल होता है। लेकिन इसी मिरर को जब आप यूं ऐसे साइड पे ले आते हो तो आपको वो पॉइंट यहाँ पे मतलब ज़ाहिर है इसी पॉइंट जगह पे हम शो कर पाएंगे। तो ये बेसिकली ये ऐसे एक सर्कुलर मिरर है, ठीक है, जिसको हम ऐसे साइड से देखें अगर तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें नजर आएगा जो इसका पोल होगा। इसको हम पी से लिखते हैं, इसको हम पी से लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप क्या देखते हो कि इस पोल से गुजरते हुए एक लाइन, डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम कहते हैं, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी याद रखिएगा। ओके जी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, पोल हो गया। अब क्या होता है कि जब भी पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इस कनकेव मिरर से टकराती है ना, तो वो क्या करता है, मिरर इन सारों को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, जोड़ देता है, मिला देता है, इकट्ठा कर देता है। कैसे? ये सारी की सारी पैरेलल रेज हैं आपके पास, ठीक है, जो आपने कनकेव मिरर के साथ स्ट्राइक की, और ये सारी की सारी रेज आप देख रहे हो, ये वाली जो इंसिडेंट रेज हैं ये इस प्रिंसिपल एक्सिस डॉटेड लाइन के क्या हैं, पैरेलल हैं। अब कनकेव मिरर क्या करता है कि जैसे उससे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर इनको कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है। मतलब ये कि ये जो लाइट है ना, यहाँ से टकराने के बाद कभी भी सीधी नहीं वापस आएगी, आपको ये बात पता है, ठीक है ना। अब क्यों नहीं आएगी सीधी वापस? यहाँ पे भी अगर आप देखें कि सरफेस पे जहाँ पे टकरा रही है ये इस टाइप की सरफेस है। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करें, ये जिस पॉइंट के ऊपर टकरा रही उस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया कि एक टेंजेंट ड्रा कर लिया, मतलब सरफेस के हमने उसको अगर फ्लैट बना दिया तो यहाँ से अगर इस एंगल और इसका नॉर्मल ड्रा कर लें यहाँ पे, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था पहले लॉ में, अब यही इसलिए सिखाए गए थे आपको, पहले लॉ में हमने ये पढ़ा, सॉरी सेकंड लॉ में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट आपकी क्या करेगी कि स्ट्रेट बेंड होने के बजाय लाइक इस तरीके से आएगी कि जिस टाइम पे आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसी तरीके से 1 बाय 1 अगर हम सारी रेज की बात करें तो सारी रेज रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इसी एक पॉइंट में से पास करेंगे, और इस पॉइंट को, एक मिनट, ये वाला, इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, ये जो पॉइंट आपके पास, जिस पॉइंट पे सारी रेज इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को आप कहोगे कि ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि वहां पे लाइट रेज फोकस हो रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास प्रिंसिपल फोकस है, यानी कि एफ है, ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये लाइट रेज वाकई में वहां पे कन्वर्ज हो रही हैं, ऐसे ही होता है ना, कभी आप देख लें जाके कि एक लाइट रे लें, और या इसको सामने ना एक आसान सा काम करें, कोई कनकेव मिरर पकड़ें, ठीक है, सन के सामने इसको रखें, सामने एक पेज रख दें, कोई स्क्रीन रख दें, दीवार हो सकती है। तो जैसे आप देखेंगे वो सारी की सारी रेज जो सन से वो कलेक्ट कर रहा है उसको एक सिंगल स्पॉट की फॉर्म में, एक सिंगल डॉट की फॉर्म में उस पेज के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर इकट्ठा कर देगा। तो बेसिकली वो क्या है, सारी लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है, और वो एक्चुअल में फोकस कर रहा है, रियल में फोकस कर रहा है, इसलिए फोकस जो इसका रियल है। और इस रियल फोकस को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। मतलब ये है कि यहाँ से लेके ये फोकस है, ये इसका पोल था, तो ये जो रियल फोकस है, रियल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके, ये मैं थोड़ा बोल्ड करने लगा हूँ, ये वाला डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब जिस जहाँ से वो फोकस हो रहा है और मिरर से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। और इसको आप स्मॉल एफ से लिखते हो, ठीक है। जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैपिटल एफ से लिखा जाता है, जबकि फोकल लेंथ की बात करें तो वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन आपको फिर भी याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई। यही बात कर लेते हैं हम कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। इसकी हमने बात कर ली कि फोकस रियल होता है, इस वजह से फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और बात करें अगर हम कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का होता है, ये साइड इसकी रफ है, इसका भी सेंट्रल पॉइंट पोल है, इस पोल से पास करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड लाइन, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है,
ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लें आप, ठीक है। अब क्या होगा कि सारी की सारी रेज जो आप इसके पैरेलल ले रहे हैं वो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होंगी। आप देख रहे हो, आप इसको समझ सकते हो कि लाइट कभी भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस साइड पर नहीं आएगी, बल्कि तो इस साइड पे बेंड होगी। क्योंकि यहाँ पे भी देखें, अगर हम इस सरफेस को ले लें, ठीक है ना, तो इस टाइम पे इस सरफेस का नॉर्मल जो है वो यूं बन जाता है, ये वाला। और जितनी एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास, सॉरी ये थोड़ा सा इसको सिर्फ ये कर लेते हैं, ठीक है। सो डॉटेड लाइन से बनाते हैं हम, लेकिन यहाँ के चले हम यहाँ पे, ये जितना भी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ज़ाहिर लाइट यहाँ से नॉर्मल के अगर एक साइड से आ रहे दूसरी साइड पे बेंड होते हैं तो ये इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर ये सारी इंसिडेंट रेज थी, ठीक है, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, इसी तरीके से अगर आप बात करें इस रे की, तो ये इस तरीके से कुछ बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, और जो बिल्कुल यहाँ पे पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी वो सीधी वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप ये रेज देख रहे हो, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ज नहीं हो रही, फोकस नहीं हो रही, तो इसलिए इसका जो फोकस है वो रियल फोकस नहीं है, लाइट एक्चुअल में फोकस नहीं हो पाती। और इस मिरर को भी अगर आप सन के सामने रख के एक पेज या वॉल के ऊपर इसका वो लाइट को फोकस करना चाहोगे तो आप देखोगे कोई सिंगल स्पॉट आपको नहीं मिलेगा, लाइट सारी सारी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं हो रही होगी। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो मिरर है, कन्वेक्स मिरर, इसका फोकस रियल नहीं होता, ये एक्चुअल में लाइट को फोकस नहीं करता। तो जब फोकस नहीं करता तो इमेज कैसे बनाता है? तो इस केस में आप कहते हो कि इसका जो फोकस है वो क्या है? वर्चुअल फोकस है। और वर्चुअल फोकस क्या होता है? जहाँ पे लाइट रेज मिल रही होती हैं, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो हम यूँ समझ लेते हैं, यूँ मान लेते हैं कि लाइट हमेशा चूंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, आपको पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो इस वजह से हम इन रेज को बैकवर्ड थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सारी रिफ्लेक्टेड रेज की बात हो रही है, अगर इनको बैकवर्ड आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा कि जहाँ पे ये सारी की सारी रेज यूँ लग रहा होगा कि यहाँ से इमर्ज हो रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, इधर को जा रही हैं, इधर। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेटेढ़ा हो सकता है, बट आप स्केल से यूज़ करें तो एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट रेज लाइक यहाँ पे ये ऐसे को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, सेम लाइक दिस यूँ करके। तो ये लग रहा है कि सारी की सारी रेज इस एक पॉइंट से इमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं। तो इस वाले पॉइंट को, चूँकि सारी रेज का एक जॉइनिंग पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये भी प्रिंसिपल फोकस है, कैपिटल एफ है। लेकिन ये चूँकि एक्चुअल में तो नहीं है ना, ये तो जस्ट हमने एक इमेजिन किया हुआ है, तो इस वजह से ये वाला जो फोकस पॉइंट है, आपके पास वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है? वर्चुअल फोकस होता है, ये रियल फोकस नहीं होता। जबकि इसके केस में चूंकि रेज वाकई में कन्वर्ज कर रही थी, तो वो आपके पास रियल फोकस था। ओके जी, इसके बाद बात करते हैं हम कि इस फोकस से लेके, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, ये वाला बीच वाला डिस्टेंस, ये आपके पास क्या है? फोकल लेंथ। वो जो पहले आपकी फोकल लेंथ थी, ये भी फोकल लेंथ है, लेकिन इस केस में फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि ये रियल फोकल लेंथ नहीं है ना। तो इसलिए इस टाइम पे जो वर्चुअल फोकल लेंथ है उसको आप क्या कहोगे? ये नेगेटिव फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे एफ हम लिखेंगे माइनस के साथ, जिनका नेगेटिव फोकल लेंथ। आई होप कि ये बातें आपको समझ आ रही हैं, और यही बातें जाननी आपके लिए ज़रूरी थी। जब आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इमेज कभी भी रियल नहीं हो सकता। ये बात बड़े काम की है, ठीक है। इट्स वर्थ नोटिंग थिंग कि जब आपके पास फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इमेज कभी भी आपके पास रियल नहीं हो सकता। और अगर आप बात करें फोकल लेंथ पॉजिटिव की, तो इसमें वैसे तो इमेज रियल होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन भी है जिसकी वजह से आपके पास इमेज वर्चुअल बन सकता है, और वो कंडीशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रे डायग्राम में। तो अभी तक अगर आप देखें और आपको बात समझ आ रही है, तो यहाँ से आपने क्या देखा? सबसे पहले कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स की हमने बात की कि कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और इसके हवाले से इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हमने देखी हैं कि कन्वेक्स मिरर है तो आपके पास का जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ पे आप लिख दे सकते हैं कि वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है।
फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई रियल फोकस नहीं होता, ठीक है। अगर बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में आपके पास जो इमेज होगा वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। अगर रियल होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा। फोकल लेंथ आपके पास हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो रेज को वाकई में एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है। बच्चों बताइएगा यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? होनी चाहिए। यहाँ से आगे हम जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मसला है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है, आपको गाइड करना है, आपको समझाना है, क्योंकि यही चैप्टर्स अगर आप 10th क्लास में, तो अगर आप सेकंड ईयर में देखेंगे, और अगर आप सेकंड ईयर में ये देख रहे हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ें वहाँ पे यूज़ होनी है प्लस माइनस के साथ। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका लेवल एडवांस होता है तो उसी लिहाज से आपके पास क्या होता है कि थोड़ी सी चीज़ों में कुछ प्लस माइनस ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है, लेकिन वो आप देखेंगे टाइम के साथ साथ। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं आपके पास थर्ड टॉपिक या थर्ड मतलब पॉइंट कह लें, टॉपिक कह लें, मिरर्स इक्वेशन के हवाले से। मिरर इक्वेशन जो है ये उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है, और मिरर इक्वेशन के बाद इमेज फॉर्मेशन जो इसका कोर कंसेप्ट है, सारी की सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है इमेज फॉर्मेशन में, ये भी डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले मिरर्स इक्वेशन की बात करें तो मिरर इक्वेशन क्या होती है? मिरर के ऊपर लिखी हुई इक्वेशन नहीं, मिरर को यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इवन के मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की मदद से आपको प्रैक्टिकली सन के आगे जाके इसके वो प्रिंसिपल फोकस फाइंड करके फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अगर आपको मिरर्स इक्वेशन का पता है या समझ आ जाती। और आसान सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नोट कर लेते हैं हम क्या मिरर्स इक्वेशन। लिख लेते हैं हम। ये दो जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है बेसिकली दो नहीं, ये एक ही है। इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ बुक्स में ये वाली टर्म्स यूज की जा रही हैं पी और क्यू, और कुछ बुक्स में डी ओ और डी आई यूज की जा रही है। मैंने आपको दोनों ही बताता हूँ कि आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी बुक से आपने पढ़ा है, ताकि आपको कोई मुश्किल दरपेश ना हो। आपकी समस्याओं का हल यहाँ पे हम कर देते हैं। क्या है कि 1/f है भाई, 1/f, f से मुराद फोकल लेंथ। यहाँ पे क्या है 1/f फोकल लेंथ, तो इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। बात करते हैं हम यहाँ पे अगर p की, तो p क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से लेके ऑब्जेक्ट कितना दूर प्लेस किया गया है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कहते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये कि आप अपनी अगर प्यारे सी शक्ल मिरर में देख रहे हैं तो आपसे लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं P से, और उसको हम लिख सकते हैं DO से। O फॉर ऑब्जेक्ट, D फॉर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या इसको हम P से भी लिखते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद है Q या DI। Q जो है ये क्या है? ये इमेज का डिस्टेंस है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने प्लेस करते हैं तो उसका इमेज बनता है। इमेज से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको इमेज डिस्टेंस कहेंगे, और इमेज डिस्टेंस को आप Q से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरीके से अगर ये वाले टर्म्स आप यूज कर रहे हो तो DI से, I फॉर इमेज, D फॉर डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना? यहां पे हम लिख भी देते हैं यूं करके कि यह बस DI है कि Q है, ये इमेज डिस्टेंस है, और P है या DI है, ये दोनों आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और फोकल लेंथ ये वाली है कि ये वाली? यार एक ही तो है। तो फोकल लेंथ आपके पास जो F है ये किसको शो कर रहा है? फोकल लेंथ को। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल में तो ये मामला बड़े आसान हैं, क्लियर हैं। ठीक है, अब ये चीज़ है कि थोड़ा सा आपने ये देखना है कि न्यूमेरिकल्स में जब आपसे पूछा जाता है कि फोकल लेंथ फाइंड करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करें या इमेज डिस्टेंस फाइंड करें, तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। तो क्वेश्चन इस तरह का कुछ आएगा। एक रैंडम मैं क्वेश्चन देता हूं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of
concave mirror whose focal length is 15 centimeter find the image distance if the object is located at 20 centimeter from the mirror। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ गया तो आसान है, नहीं समझ आया तो फिर आपको समझना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं ना इस टाइप के, तो बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। कन्वेक्स और कनकेव का वो ख्याल नहीं रखते, और जिस वजह से आपको पता है कि रियल फोकल लेंथ है, वर्चुअल फोकल लेंथ है, उसकी वजह से न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, वैल्यूज गलत हो जाती है। 1-2 नंबर मिल जाते हैं अगर आप सारे स्टेप भी करते हो, लेकिन फिर भी आंसर आपका ठीक नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर को हमने कर लिया अंडरलाइन। मतलब ये कि ये बात हमने याद रखनी है कि जो मिरर है वो क्या है, कनकेव है। सेकंड, होज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो है वो भी आपने अंडरलाइन कर ली, मतलब फोकल लेंथ आपने बता दिया कि ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ आपने देखनी है, इमेज डिस्टेंस से मुराद क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है या डी आई फाइंड करना है, जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट पे आप ना, इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट मतलब ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर, ये आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया, ठीक है। तो अब आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत बहुत ही आसान है। कैसे है, अब देखें यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शायद बोर्ड थोड़ा आई मीन नहीं नज़र तो आ रहा है, लेकिन चलें यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे फिर हम उसको उधर ले जाएंगे। लो जी, जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप गिवन में लिख दें। गिवन क्या है आपको, सबसे पहले कि मिरर जो है वो कनकेव, आप लिखेंगे मिरर टाइप कनकेव, ठीक है। ये क्यों लिखा आपने, ताकि आपको याद रहे जी। उसके बाद आपने क्या लिखा कि फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ, जिसको आप एफ कहते हो, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर लिखा है आपने, क्योंकि 15 सेंटीमीटर गिवन है। लेकिन अगर ये मिरर कनकेव की जगह पे कन्वेक्स होता तो क्या करते आप लोग कि इसी 15 सेंटीमीटर को आप -15 सेंटीमीटर यहाँ पे लेते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आपने खुद यहाँ पे प्लेस करना होता है। यही बातें आपने याद रखनी हैं, यही बातें आपने समझनी हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर रखा और माइनस साइन ज़ाहिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपके पास कनकेव मिरर है। तो इसलिए एग्जामिनर को आप बता रहे हैं भाई कि मुझे पता है ये कनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इस वजह से आपने यहाँ पे मिरर टाइप बताना ज़रूरी है आपके लिए। फोकल लेंथ आपने लिख दी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि इमेज डिस्टेंस गिवन है, सॉरी ये फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये क्या लिखा हुआ हमने, इफ द ऑब्जेक्टेड इज लोकेटेड, ऑब्जेक्टेड नहीं ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको आप क्या लिखते हो, मर्जी आपकी है, पी लिखें या डी ओ लिखें। हम इसको डी ओ लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, सेंस बनाता है कि डी ओ फॉर ऑब्जेक्ट, डी फॉर डिस्टेंस, और ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और टू फाइंड, फाइंड क्या करना है आपने, यहाँ पे टू फाइंड की हेडिंग दे लें या इसका आई मीन के बाद मेंशन कर दें, और साथ आप लिख दें क्या, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जिसको आप क्या कहते हो, डी आई, ये आपने फाइंड करना है।
तो इसके बाद मामला आपके लिए बहुत आसान, न्यूमेरिकल आप फार्मूला आपके पास मौजूद, फाइंड जो चीज़ें करनी वो आपके पास है इमेज डिस्टेंस। जो चीज़ें आपको गिवन है ये वाली गिवन है, तो आप क्या करते हो कि डायरेक्ट यहाँ से इसको पकड़ते हो, यहाँ पे ले आते हो। ठीक है, जब यहाँ पे ले आए हो फिर क्या करते हो कि इसको सॉल्व कर दो न्यूमेरिकल। यहाँ पे फार्मूला इसका पुट करें, ये वाला लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। ठीक है, f जो है आपके पास वो है कितना, 15, तो आप लिखते हैं 1/15 इज इक्वल टू 1/do। do आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हो क्यों? और चाहे एक और चीज़ कि इनमें ना ये सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा यूनिट तो डिस्टेंस का होता है मीटर, ये सेंटीमीटर में है। हमें तो कहा गया था जब भी कोई चीज़ आपके पास सेंटीमीटर में उस आप ऐसे यूनिट में लेके जाओगे तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में या ये जो डिस्टेंस, इमेज, फोकल लेंथ, ये जो भी बातें हो रही होती हैं ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होती है, और मीटर डिस्टेंस एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो अगर उसमें कन्वर्ट कर भी दोगे फिर दोबारा उसको सेंटीमीटर में मेंशन करोगे एक्यूरेट करने के लिए या मतलब गुड अच्छा लगने के लिए, तो बेहतर ये है कि आप इसमें कन्वर्ट ना करें। उसमें कोई भी आपका नंबर नहीं कटने वाला, या लाइक कोई ये नहीं कहेगा कि आपने मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर दिया। और अगर कोई ज़्यादा एफिशिएंट बनने के लिए मीटर में कन्वर्ट कर भी देता है तब भी आपके पास कोई मसला नहीं है, आपका आंसर ठीक समझा जाएगा। ओके जी, यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस 1/di। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। चूंकि अभी हम मिरर इक्वेशन की बात कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, स्पेस को बचाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसको अरेंज कर देते हैं 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/di, क्योंकि ये 1/20 था, इक्वल के राइट साइड पे था, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ गए यहाँ पे, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम है, ठीक है, जिसको आपने वैल्यूएट करना है, तो आप क्या करेंगे, 50, वैसे एलसीएम इसका मुझे पता है कि 60 आ रहा है, आपको भी पता होगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी पता, या अगर आप बहुत सादे से बोले वाले से, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 15 मल्टीप्लाई 20 डिनोमिनेटर में, और ये वाला को इधर लिख दें, ये वाला इधर लिख दें। ये आसान सा बच्चों को समझाने वाला एलसीएम होता है, बहरहाल खैर अभी बच्चे हैं। 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 1/di। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम आ जाते हैं इधर। ठीक है, अब 20 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 5, और 15 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू 1/di। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कर देना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा 5di इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 1, इनका 300। ठीक है, और उसके बाद आपने चूंकि डी आई फाइंड करना था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना था, तो डी आई को तो इधर ही रहने दें, 300 को भी इधर रहने दें। ये 5 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई को जे यहाँ से खींच के नीचे फेंकें तो आपके पास आ जाएगा इधर 5। और इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल करनी है इसकी डिवीजन, तो डी आई इज 5, कैलकुलेटर से कर लें वैसे, 5 1 5, 5 6 30, 6 और 0 60, तो 60 आ गया, 7 वो यूनिट लगा दें सेंटीमीटर जो बाकियों के साथ है, तो ये वो आपके पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। और आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी तरह के ही होंगे। इसी तरह से क्या मुराद है कि या 4 चीज़ें तो हैं, सारे 3 चीज़ें इनफैक्ट, एफ है, डी ओ है, डी आई है, यानी कि फोकल लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज है। इनमें से कोई सी भी 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी, थर्ड चीज़ आपको फाइंड करने के लिए कही जाएगी। फार्मूला आपके सामने है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास क्या जी मिरर टाइप, जब भी आपके पास मिरर कन्वेक्स होगा उसकी फोकल लेंथ आप नेगेटिव लेंगे। इमेज डिस्टेंस जो है वो अगर आपको गिवन है तो उसको भी आप नेगेटिव लेंगे, अगर फाइंड कर रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा फाइंड करना है, उसमें तो आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगा सकते, वो खुद ब खुद ही एंड पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी ओ कभी नेगेटिव नहीं होगा, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी जब आपके पास कनकेव मिरर होगा, सॉरी कन्वेक्स मिरर होगा। और इमेज डिस्टेंस हमेशा डिपेंड करता है। देखें थोड़ी सी बात समझ लें, मैं इसको लिखवा चुका हूँ, ये तो फिर बता देता हूँ यहाँ पे कि ये तो आई बाउ क्लियर होगा आपको, ठीक है ना।
ये जो चीज़ आपको अभी बताने वाला हूँ इसको साइन कन्वेंशंस भी कहते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं साइन कन्वेंशंस, यानी कि कुछ आसानियाँ जो आपने इसके साथ देखनी होती हैं मिरर्स के साथ। सबसे पहले हम लिखते हैं मिरर, मिरर टाइप, ठीक है। उसके बाद इसकी लिखते हैं फोकल लेंथ, फिर लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज और फिर लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये टेबल बना लें, काम आएगा, जिंदगी आसान कर देगा आपकी। मिरर टाइप में आपके पास है कनकेव और कन्वेक्स। जब आपके पास कनकेव मिरर है तो आपको पता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसको आप पॉजिटिव ही लेंगे। जब आपके पास कन्वेक्स मिरर है तो इस पर फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव ही लेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है कि उसके साथ नेगेटिव साइन आपने लगाना होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज, अब डिस्टेंस ऑफ इमेज चूंकि कनकेव मिरर में आपके पास रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन सकते हैं। अभी भी मैंने आपको नहीं बताया कि किस टाइम पे बनेंगे क्योंकि वो रे डायग्राम में डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। बहरहाल ये याद रख लें कि अगर आपके पास क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज बना रहा है या वर्चुअल बना रहा है। अगर वो रियल इमेज बनाएगा, रियल, तो इसके आपने जो इमेज डिस्टेंस डी आई है वो पॉजिटिव लेना होगा। और अगर ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल, तो आपने क्या करना है, इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी ओ जो होता है वो कोई भी मिरर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये वाला भी याद रखनी है, ठीक है। अब रह गया डिस्टेंस इमेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो इसका इमेज डिस्टेंस जो होगा वो भी आप नेगेटिव लेते हैं। और यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि इन कन्वेंशंस को यूज़ करते हुए आपकी यकीनन न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन इनको याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप इसके सॉल्व करें, एक्सरसाइज में जितने मौजूद हैं एग्जाम्पल जो हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आता तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको टाइमली इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से सॉल्व नहीं, क्या आपने मिस्टेक की है, ठीक है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे तो क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेरी, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज ओके, फाइन, गुड, नाइस। लास्ट बात कर लें, कर लेते हैं। तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखा। भाई सुनते नहीं रहे आप लोग यार, कभी कभार ऐसे ना यू नो। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन में लास्ट टॉपिक हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम। ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है, बहुत ही मज़े की चीज़ है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली स्टूडेंट्स को कुछ ना कोई डाउट रहते हैं, लेकिन डाउट नहीं होने चाहिए क्योंकि आपके लिए मामलात को हम बड़े आसान करने वाले हैं। दो चीज़ें आपने याद रखनी, कितनी, जस्ट टू थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, एंड फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना राइट द फर्स्ट थिंग which is to be recorded, which is to be noted, that is the ray which is parallel to principal axis passes through principal focus after reflecting from mirror, concave mirror. ओके आसान सी बात है बच्चों। देखो हम चूंकि रे डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं, रे डायग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक कनकेव मिरर है जिसकी ये साइड क्या है, रफ है, ये इसका सेंटर वाला पॉइंट क्या था,
पोल था, ठीक है। इस पोल से पास करते हुए ये लाइन क्या थी, बोलो ना यार, प्रिंसिपल एक्सिस। शाबाश, प्रिंसिपल एक्सिस थी। और यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐसे ही लगा देते हैं थोड़े डिस्टेंस पे, यहाँ पे, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये क्या कह रहा है, पहला लॉ क्या कह रहा है, पहला रूल क्या कह रहा है, ये दो रूल आपको बताएंगे। बुक में आपको 3 या 4 मिलेंगे, 2 काफ़ी हैं। आपने अपने मसले का हल निकालना है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं मारनी, ये करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। द थिंग इज दैट the ray which is parallel to principal axis passes through principal focus after reflecting from concave mirror। एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो ये रे हो सकती है, ये रे हो सकती है, ये रे हो, कोई भी रे हो सकती है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है यार, पैरेलल समझ लेना, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हैं वो जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके याद दहानी के लिए, आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि ये वाली रे जो है, किसी एक रे की बात करते हैं, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये एक बात आपने याद रखनी है। हो गई याद, आसान सी बात। सेकंड में लिख लेते हैं, आर ए which strikes the pole of mirror makes an angle with principal axis equal to angle of reflection। A ray which strikes the pole of mirror makes an angle with principal axis equal to angle of reflection। क्या कहा हमने, पहला तो हमने कहा कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद पोल से पास करेगी, पोल से गुजरेगी। ये तो बात बहुत आसान से थी। तो दूसरी बात उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं आपसे कि a ray which strikes the pole of mirror makes an angle with principal axis equal to angle of reflection। मतलब ये कि यहाँ पे अगर हम इसको हटा देते हैं, सेकंड रूल पे आ जाते हैं, और सेकंड रूल में हम ये कहते हैं कि एक ऐसी रे है जो पोल को स्ट्राइक कर रही है। ये पोल है इसका पॉइंट, ठीक है ना। पोल को स्ट्राइक करते हुए ये रे है, ठीक, सॉरी उसको हम उल्टा बना दिया, तो यूं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे जब पोल के साथ स्ट्राइक हो रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये वाला, यानी कि यहाँ पे थीटा आई इक्वल टू थीटा आर। ये वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ यही था। इस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रा करें जो यहाँ पे नॉर्मल लाइक यूं, तो आप देखें ना कि यहाँ पे ये सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ये बातें इसीलिए आपको सिखाई गई थी कि आपको बाद में चीज़ें समझने में आसानी हो। तो ये 2 लॉज, 2 रूल्स आप याद रखिएगा। आपकी तमाम टेंशनों परेशानियों का हल इसी में मौजूद होना है। ऑनेस्टली क्या है कि a ray which is parallel to principal axis passes to principal focus after reflecting from concave mirror। concave mirror से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। एंड द सेकंड पॉइंट इज a ray which strikes the pole of mirror makes an angle with principal axis equal to angle of reflection with the principal axis। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपके पास होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो लाइट पोल पे स्ट्राइक करेगी। और ये 2 रे ही आपको जाननी थी, 2 रेज का ही आपको पता होना चाहिए था। तो आपके रे डायग्राम के सारे मसाइल इन्हीं 2 रेज से हल हो जाते हैं। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, नहीं अगर है तो इसको बार बार पढ़ें, रट्टा लगाएं, याद कर लें, दिमाग में बिठा लें, पानी में घोल के पी लें, जैसे भी करना है आपने कर लें, बट ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए और इसको अप्लाई करना पड़ेगा।
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक अदद मिरर को ड्रा कर देना है। वो कौन सा है? कनकेव मिरर। चूँकि इसकी फोकल लेंथ रियल होती है, इसलिए हमने कनकेव मिरर को ज़्यादा प्रेफर करना है। इसको ये साइड को हम रफ बना देते हैं, हम नहीं बना देते, ये होती रफ है। इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको आप क्या कहते हो? पोल। और पोल से गुजरते हुए एक डॉटेड लाइन। शाबाश, सियाने हो गए आप लोग। वैसे भी मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सियाने हो जाएंगे, ठीक है ना। और अच्छा, यहाँ पे ना इसका एक प्रिंसिपल फोकस ड्रा कर लेते हैं हम। प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद कि जो भी पैरेलल रेस आ जाएंगी इस एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। पैरेलल रेस यहाँ से गई टकरा के इस एक पॉइंट से पास करेंगे, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसने अगर पहले नहीं सुना तो अब वो अपनी कान की खिड़कियाँ खोल के सुन ले इस बात को। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को आपने क्या कहा था? पोल से लेके फोकल प्रिंसिपल फोकस तक फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि अब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने प्लेस करते हो, अपना थोबड़ा लेके मिरर के सामने जाते हो, तो आपका प्यारा सा शक्ल चेहरा मुबारक जो है वो इमेज में ज़ाहिर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा मिरर के सामने, तब उसका इमेज बनेगा। तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हम रे डायग्राम में इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो है, ठीक है ना, अपवर्ड सीधा। अब इसका इमेज हम देखते हैं कि मिरर कैसे बनाता है, ठीक है। रे डायग्राम के 2 रूल्स याद हैं? रिपीट करें ज़रा, देख के नहीं, वैसे जुबानी। शायद आपने ठीक कहा, बल्कि ठीक कहा। अच्छा, पहला लॉ जो था या पहला रूल था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे पैरेलल है वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। आपको बात पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस एरो के हेड से, इसकी टिप से एक रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है जी, ले ली। और फिर हमें यह भी पता है कि यहां से जब रिफ्लेक्ट बैक होगी ये रे, तो किधर को जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। लो जी, पास करा देते हैं हम, करा दी। अच्छा, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ना आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, आपके घर का मामला है, चाहे तो बोर्ड से भी बाहर ले जाएं, लेकिन अच्छा, तो क्या है? ये एक रे है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो इससे स्ट्राइक करने के बाद वापस से प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई, और ये आपके पास फर्स्ट लॉ की तकमील हो चुकी है। सेकंड क्या है कि एक ऐसी रे जो पोल से स्ट्राइक करती है, ये पोल था ना, ये वाला पॉइंट पोल, जो पोल से स्ट्राइक करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऊपर नीचे सेम एंगल बनाती है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये रे ले ली, ठीक है, जो कि पोल से टकरा रही है। इस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें कितना है। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, मेजर करना पड़ेगा डी से, प्रोटेक्टर से, कि कितना एंगल है, लेकिन जितना भी है इतना पता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल भी इसी के इक्वल होगा। तो वो तकरीबन यहाँ से कुछ ये ऑलमोस्ट ये वाला ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये इस वाले के इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर ये आपस में इक्वल है। अब ये देखेंगे 2 रेज जो इसके हेड से हमने ली थी, एक हॉरिजॉन्टल और एक जो पोल से टकरा रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इधर आ गई है, ये वाली रिफ्लेक्ट होकर इधर को आ गई है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड जाके आगे ना किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे जब मिल रही हैं, इसको मैं लाइन को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही हैं, तो जिस पॉइंट के ऊपर आके मिलेंगे, कन्वर्ज होंगे, इस पॉइंट के ऊपर उसका इमेज बना देंगे। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि अगर इसी तरीके से एरो के डिफरेंट पार्ट से आप डिफरेंट पॉइंट्स से 2-2 रेज लेते हैं, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी कि सारे के सारा इमेज आपके पास यूँ बनेगा जो कि इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज आपको मैंने क्या कहा था कि हमेशा रियल होता है, ठीक है। ये वाला कनकेव मिरर आपके पास रियल इमेज बनाएगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड, प्रिंसिपल फोकस के पीछे प्लेस किया जाएगा। अच्छा जी, बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे जी आपके पास ये देखें ऑब्जेक्ट था, ये इसका इन्वर्टेड इमेज बना, उल्टा इमेज बना, रियल इमेज बना। अगर आप इस टाइम पे देखें तो यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला इसका पोल था, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का ये जो डिस्टेंस बन रही है आपके पास डिस्टेंस जो ये क्या है, डी ओ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसको आप ज़रा पी भी कहा करते थे, पी कह लें या ओ कह लें, ये आपके पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और इस पोल से लेके यहाँ से लेके
यहाँ से ये पोल है ना, पोल के, ठीक है ना, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये आपके पास डिस्टेंस जो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, जिसको आप डी आई कह दें या क्या कह दें, क्यू कह दें, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ हम ये देखने वाले हैं कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से अंदर चला जाता है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस से अंदर चला जाता है, यानी फोकल लेंथ के बीच में आ जाता है, यानी कि यूँ समझ लें कि जो डी ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो फोकल लेंथ से शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, उस टाइम पे आपके पास इमेज क्या बनता है, वैसे बनता है वो वर्चुअल। कैसे बनता है अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, यूँ बात कर ली हमने कि ये आपके पास वही प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, फोकस पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है, जब फोकस पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप, ठीक है, दो रेज लें इससे, ठीक है, एक वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और दूसरी जो प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल क्या कहते हैं इसको, पोल से स्ट्राइक करती है, ठीक है। अब जो पोल से स्ट्राइक कर रही है वो तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है इतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे यहाँ पे बेंड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे थीटा आई इक्वल टू थीटा आर। और जो रे आपके पास, इसको थोड़ा सा सीधा करके बना देते हैं, ठीक है, ये वाली, और जो रे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पोल से पास करती है, ठीक है। जब आप देख रहे हैं दो रेज को, देखो तो ये यहाँ पे कहीं पे भी ये कन्वर्ज नहीं हो रही, और एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मे भी मुझसे कुछ, चूँकि मैं स्केल से नहीं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये तकरीबन ऐसे कह लें आप, ठीक है। ये दोनों रेज क्या होती है कि बिल्कुल पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल रेज जो होती है वो कहीं पे भी जाके स्ट्राइक नहीं कर, कन्वर्ज नहीं कर रही होती, कहीं पे मिल नहीं रही होती, तो इसका इमेज कहीं पे नहीं बनेगा, या हम यूँ कहते हैं कि इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, कहीं बहुत दूर जाके बनेगा जो हमें नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है, हम देख नहीं सकते, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, क्योंकि ये दोनों रेज पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल रेज कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होती। लेकिन बात ये करते हैं कि, क्लियर है ना, बात ये करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है प्रिंसिपल फोकस से भी अंदर, तो फिर क्या मामला तय पाते हैं, ये हम देख लेते हैं। लो जी, इसको हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को उठाना है, प्रिंसिपल फोकस के अंदर ले आना है। ऑब्जेक्ट अगर आप हो गए तो आपको तो उठाना होगा बड़ा मुश्किल, ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज़, ठीक है ना, आपने खुद ही आगे ले आना है खुद को। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब प्रिंसिपल फोकस से कम हो गया, फोकल लेंथ से कम हो गया, प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ गया ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, वही दो रेज लें आप, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी ड्राइंग पे रश्क तो करते होंगे आप, है ना। चलें जी, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और सेकंड जो ऑप्टिकल, यार ऑप्टिकल से नहीं, पोल, पोल से हिट, पोल को स्ट्राइक करती है। जो रे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो स्ट्राइक होने के बाद फोकल लेंथ से, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ठीक हो गया। और जो रे आपके पास पोल से स्ट्राइक कर रही है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, और यूं ऐसे बेंड हो जाएगी कुछ, ठीक है, मेरे ख्याल में तो ठीक है, ये थीटा आर थीटा आई। अब देखें यहाँ पे, तो ये जो दो रेज हैं, ये जो आगे जा रहे हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि डाइवर्ज कर रही हैं, ये आगे जाके कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हम इनको बैक, बेसिकली ना ये मुझे थोड़ा सा गलत हो गया इसको, अगर आप, क्योंकि मैं साइड पे हूँ तो मुझे वो सही उसका वो एक एंगल जो होता है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ये वाले अब कुछ बेहतर है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं मिल रही, आगे जितना भी बढ़ाएंगे वो क्या कहते हैं डाइवर्ज ही होती रहेंगी।
इन्फिनिटी पे भी जाके नहीं मिलेंगी क्योंकि वो तो पैरेलल थी भाई, ये तो डाइवर्ज कर रही हैं। तो इसका इमेज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ट्रेस आउट करना है तो इन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इसको आप एक्सटेंड कर दें बिल्कुल स्केल के साथ। ठीक है, इस तरीके से करके। और ये जो दूसरी रे है इसको भी आप एक्सटेंड कर दें। तो आप देखेंगे कि ये आपको यूं लगेगा कि ये दो रेज वो उस पॉइंट वाले से आ रही है, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है इस पॉइंट में से कहीं इमर्ज हो रही हैं। तो बेसिकली ये जो दो रेज हमने इसके टिप से इसके हेड से ली थी वो यहाँ पे तो कहीं कन्वर्ज नहीं हो रही, लेकिन बैकवर्ड जाके इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा क्योंकि रियल में तो वो कन्वर्ज नहीं हो रही, उस पॉइंट के ऊपर बनेगा और यहाँ पे इसका हेड। और इसी तरीके से अगर दो डिफरेंट रेज इसके डिफरेंट बॉडीज से डिफरेंट पॉइंट से लें तो वो सारी की सारी रेज यहाँ पे ना एक एक करके उसका इमेज बना देंगे यूं 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 करके। और ओवरऑल आपके पास यहाँ पे एक इमेज अपीयर हो जाएगा जो कि क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, जो कि वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो इस टाइम पे ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। इमेज क्या है, इरेक्ट, सीधा। सीधा इमेज क्या होता है, वर्चुअल। तो आपके पास कनकेव मिरर कौन सा इमेज बना रहा है, वर्चुअल। पहले इसने जो यहाँ पे बनाया था अपसाइड डाउन उल्टा, वो कौन सा इमेज था, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या होता है, रियल। आपसे अगर कोई पूछता है कि कौन सा ऐसा केस है कि ये कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और कौन सा ऐसा केस है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास कनकेव मिरर क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है या इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज बनाता है। तो आपने क्या बताना, बहुत आसान सी बात बतानी है जो आपको भी बताई जा चुकी है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पीछे होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड होगा, या यूं कह लें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड होगा। या आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है, प्रिंसिपल नहीं, ये जो फोकल लेंथ है इससे ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंसिपल फोकस के पीछे प्लेस किया हुआ है, उस टाइम पे आपके पास इमेज इसी साइड पे बनेगा, मिरर के इसी साइड पे वो इन्वर्टेड होगा और वो रियल होगा। ठीक है। और अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अगर फोकल लेंथ से कम हो जाता है, या यूं कह लो कि ऑब्जेक्ट अगर आपके प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ जाता, आपके नहीं मिरर के प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसका इमेज इस साइड पे, मिरर वाली साइड, ऑब्जेक्ट वाली साइड पे नहीं बनेगा, बल्कि मिरर के पीछे के ही बनेगा और वो इरेक्ट होगा और वो वर्चुअल होगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ आ रही हूँ। और यही थी सारी की सारी रे डायग्राम। एक छोटी सी चीज़ रह गई है कि अगर हम देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो हम कहते हैं कि हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें ना ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखें, बाहर रखें, जिधर मर्जी रखें, वो इमेज आपका हमेशा क्या होगा, मिरर के बैक एंड पे बनेगा, वो इरेक्ट होगा, वो वर्चुअल होगा। कभी भी रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट वाली साइड पे इमेज आपको नहीं मिल सकता। कैसे, इसको भी रे डायग्राम में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें ड्राइंग पे मत जाइएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। ये आपके पास कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ये आपके पास क्या है, पोल है, इससे पास करती हुई लाइन ये जो है ये क्या है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पे आपके पास एक प्रिंसिपल फोकस आता है, ये आप देख चुके, इतने ही डिस्टेंस यहाँ फोकस यहाँ पे भी रखते हैं। ठीक है ना, ये मतलब कि डिस्टेंस सेम है, तो ये प्रिंसिपल फोकस है, ये फोकल लेंथ है, तो ये भी इसकी फोकल लेंथ है। ठीक है ना, फोकल लेंथ इस केस में वर्चुअल है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल फोकल लेंथ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप रख देते हो जी इस फोकस के बाहर, यहाँ पे इससे दो रेज लेनी है आपने। ठीक है, कौन सी दो रेज, जो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली रे, ये वाली, और सेकंड जो है वो ऑप्टिकल जो पोल से स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, आज जो पोल से स्ट्राइक कर रही है, पोल तो चूंकि पोल ही होता है, हाँ वो कनकेव का हो या कन्वेक्स का हो, तो ये वाली तो आपके पास जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में यूं बेंड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ये वाली रे है, अब ये यहाँ से इधर को नहीं जाएगी, ये तो डाइवर्ज करेगी, इधर को मुड़ेगी, लेकिन ऐसे बेंड होगी कि हमें यूं लगेगा ये यहाँ से आ रही, मीन्स कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है ना,
आप देख रहे हो कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है जो पोल से हिट कर रही थी, और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ये दोनों रेज कहीं पे भी जाके नहीं मिल रहे, तो इसका रियल इमेज तो बनने वाला नहीं है। तो वर्चुअल इमेज फिर कहाँ पे बनेगा देख लेते हैं। इस रे को भी आपने बैकवर्ड एक्सटेंड कर लिया यूं वाला करके, और इस रिफ्लेक्टेड रे को भी आप बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास बन रहा है ना, ये बेसिकली क्या है कि दो रेज जो इस पॉइंट से निकले थे वो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे उसका एक इमेज बना देंगी ये वाला, ठीक है ना। और ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज उसका छोटा है, ठीक है ना। आप जब भी कन्वेक्स मिरर को देखेंगे, ये रोडों के साइड पे ब्लाइंड टर्न्स के ऊपर लगे हुए या स्पून की बैक साइड पे, उस पे आपका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यही ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर होता, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ से कम होता, तो फिर क्या होता। तो फिर उसको भी हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आप ले आए हो प्रिंसिपल फोकस के अंदर, ठीक है। अब आप देखते हो इससे वही दो रेज लोगे, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये वाली रे, ठीक है, और सेकेंड रे कौन सी है जो कि पोल से हिट कर रही है। जो पोल से हिट कर रही है वो तो यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाएगी, आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है। और ये वाली रे जो है वो इस तरीके से कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये दो रेज देखनी है कहाँ पे मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल रही, इट मीन्स रियल इमेज नहीं बनने वाला। बैकवर्ड आपने इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करके आप देखेंगे ये वाली रे यूं, ठीक है, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड एक्सटेंड करके, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसको ऐसे एक्सटेंड करें, ये प्रिंसिपल फोकस से पास करें, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये बेसिकली इसके टिप का यानी कि इमेज का हेड है, और इस तरीके से सारा इमेज यहाँ पे बनने वाला है। तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर आ चुका हुआ है, उसके बावजूद आपका इमेज जो है वो क्या है कि मिरर के बैक एंड पे बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर जो आपके पास होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दें, इमेज हमेशा जो आपके पास बनेगा वो मिरर के बैक साइड में बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ये बातें आप लोग ने याद रखनी है। आई होप कि इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो वो भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिरर इक्वेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास अगर रे डायग्राम है तो वो आपको बनानी आनी चाहिए, वो कन्वेक्स मिरर की हो या कनकेव मिरर की हो। दो रूल्स मैंने आपको बताए, याद भी रखने हैं, इसको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें, इसको फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, इस चैनल के साथ अपनी सिंसेरिटी दिखाते हुए इसको रेकमेंड करें बाकी स्टूडेंट्स को। और इंशाल्लाह हम आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी, अपने चाहने वालों का भी। मुझे दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।